देखिए, कल मैंने आपको जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है 2026 उसके बारे में आपको बताया था कि आपके स्क्रूटनी फॉर्म है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है वो आपकी जल्दी ही आने वाली है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करवाने हैं। तो एक बच्चे ने उस पर कमेंट किया था कि सर 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, प्लीज एक बार इसके बारे में क्लियर कर दो। तो देखो, वैसे तो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है, ऑफलाइन आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म आपको दिया जाता है उसमें लिखा हुआ होता है कि कौन कौन सा सादे कागज पर बनवाना है और कौन कौन सा आपका 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनवाना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हालांकि उसमें एक दो ऐसे भी हैं जो कि उसमें सादे कागज के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो आप पे 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनवा लेंगे तो वो अच्छा है। जैसे धूम्रपान वाला है वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ही सही रहता है, क्योंकि बाद में आपको वहां पर भागदौड़ी करनी पड़ती है। ऐसा पिछली बार ग्राम सेवक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें ये चीज देखी गई थी कि कुछ अभ्यर्थी हैं वो आपके सादे कागज पर बनवा कर लेकर गए थे, बाद में उनको पास में ही कोर्ट में जाकर 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनवाना पड़ा था। तो रीट 2026 हो या पिछली कई भर्तियों में देखा गया है कि नियमों के अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें आपके कुछ घोषणाएं या कुछ एफिडेविट ऐसे हैं जो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाना अनिवार्य होता है। आमतौर पर विभाग क्या करता है, 50 रुपए का जो स्टाम्प है उसी के ऊपर बने हुए सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगता है। तो आप इन्हें अलग अलग या कुछ को मिलाकर एक ही स्टाम्प पर बनवा सकते हैं। अब कौन कौन से आप अलग अलग बनवाने हैं और कौन कौन से आपको एक ही स्टाम्प पर बनवाने हैं, इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में भी दी हुई होती है और मैं आपको यहाँ पर वीडियो में भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो अलग अलग आपको बनवाने हैं वो कौन कौन से हैं। तो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनाने वाले कुछ शपथ पत्रों में सबसे पहले आता है संतान संबंधी शपथ पत्र। संतान संबंधी शपथ पत्र, इसमें यह घोषणा करनी होती है कि आपके द्वारा निर्धारित तिथि तक, आमतौर पर 1 जून 2002 के बाद से 2 से ज्यादा जीवित संतान नहीं है। यह घोषणा आपको इस संतान संबंधी शपथ पत्र लिखकर देनी होती है और इसका जो प्रारूप है वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म का जो फॉर्मेट आया था उसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसकी लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी थी, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 1-2 दिन में टेलीग्राम आपका चलने लग जाएगा तो वहां से बाद में आप उसको डाउनलोड कर लेना। और किसके लिए है, तो ये विवाहित पुरुष के लिए भी है और महिला उम्मीदवार दोनों के लिए ये अनिवार्य है। ठीक है, बाकी दहेज संबंधी जो घोषणा पत्र है वो भी आपको इसमें 50 रुपए के स्टाम्प पर ही बनवाना होता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको शपथ लेनी होती है कि आपने अपने जीवन साथी के साथ में शादी की तो ना तो कोई दहेज लिया है और ना कोई दहेज दिया है। इसके अलावा अगर आप अविवाहित हैं तो भविष्य में अगर आपकी शादी होगी तो ना तो आप दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। इस तरीके की आपको वहां पर शपथ लेनी पड़ती है जो कि 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर लेनी पड़ती है। ये विवाहित और अविवाहित दोनों उम्मीदवारों के लिए है। तो संतान संबंधी हो गया और दहेज संबंधी दोनों आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवाने हैं। इसके अलावा धूम्रपान और गुटखा न करने का शपथ पत्र, ये तो आप 50 रुपए के स्टाम्प पर ही बनवाना। ठीक है, भले ही इसमें 1-2 आप मिस कर दो, लेकिन ये तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर ही बनवाना है। इसमें यह शपथ ली जाती है कि आप धूम्रपान, गुटखा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं और भविष्य में भी कार्यस्थल पर ऐसा नहीं करेंगे। और ये सभी कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं, चाहे SC, ST, OBC, EWS, MBC, जितने भी कैटेगरियां होती हैं, विधवा आपकी है, चाहे तलाकशुदा है, जो भी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले, दिव्यांग वाले, सभी को ये धूम्रपान और गुटखा न करने का वचन पत्र है ये देना ही पड़ता है। इसके अलावा आपका शैक्षणिक योग्यता और सूचनाओं में सत्यता का स्व घोषणा पत्र है वो आपको देना होता है। यह प्रमाणित करना होता है कि आपके द्वारा आवेदन में दी गई सभी शैक्षणिक जो डिग्रियां हैं, जैसे आपकी BEd की है, BSTC की है, ग्रेजुएशन की है, रीट की है, जो भी आपने डिग्रियां लगाई हैं और अन्य सभी जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं वो पूरी तरीके से असली हैं और वैध हैं। यदि भविष्य में कोई भी जानकारी फर्जी पाई जाती है तो विभाग के द्वारा आपकी नियुक्ति है वो कानूनी तौर से रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर की जा सकती है। तो ये लिखकर आपको इसमें देना होता है। वैसे आपको फॉर्मेट है वो स्क्रूटनी फॉर्म में दिया हुआ है और अगर आप सीधा जाएंगे कोर्ट में, जैसे टाइपिस्ट के पास में जाएंगे, तो पहले से उनके पास में फॉर्मेट है वो तैयार रहता है, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में ये फॉर्मेट है वो लगभग सेम ही आपका रहता है। तो कौन सी भर्ती परीक्षा के लिए आप बनवा रहे हैं, आप उनको इतना बताएंगे तो उनके पास में टाइप किया हुआ पहले से रहता है। उसमें केवल आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी आयु, आपका जो जन्म स्थान वगैरह है वो चेंज करना होता है, बाकी उसके पास में फॉर्मेट पहले से बना हुआ होता है। इसके अलावा जो भी विवाहित है, पुनर्विवाह न करने का जो शपथ पत्र है कुछ विशेष कैटेगरी में, जैसे आपकी विधवा है, तलाकशुदा है, तो उनके लिए है। विधवाओं को यह घोषणा दी होती है कि पति की मृत्यु के बाद में उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, और जो तलाकशुदा है वो न्यायालय की डिग्री के बाद में पुनर्विवाह न करने का जो शपथ पत्र है वो उनको देना होता है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कौन कौन से हैं जो कि 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवाने हैं और कौन से हैं जो कि आपको अलग बनवाने हैं। अलग का मतलब है कुछ चीजें हैं वो एक ही स्टाम्प पर आप लिख कर दे सकते हैं, जैसे नाम या स्पेलिंग में गड़बड़ी है, इसके लिए यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में हो सकता है, चाहे आपकी 10वीं की मार्कशीट हो, आपका जाति प्रमाण पत्र हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका मूल्यमास हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके नाम में, आपके पिताजी माताजी के नाम में, इनमें स्पेलिंग का अंतर है, देखो हिंदी के नाम में गड़बड़ी होती है तो वो चल जाती है, उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश के नाम में अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तब आपको एफिडेविट बनवाना होता है। अगर वहां पर आप एफिडेविट बनवाकर नहीं देते हैं तो फिर जो आपका फाइनल परिणाम होता है उसका आपका रिजल्ट है वो प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसे कल परसों मैंने आपको लेब असिस्टेंट का जो रिजल्ट दिखाया था, तो काफी बच्चों का जो कारण था वो क्या था, एफिडेविट नहीं दिया था उन्होंने। खासतौर से जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें अगर नाम की मिस्टेक होती है तो आपको एफिडेविट जरूर बनवाकर देना होता है, वरना अगर आप नया बनवाकर भी देते हैं तो भी आपको एफिडेविट बनवाकर देना पड़ता है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का मान्य होता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से जैसे आपके आधार कार्ड में भी मिस्टेक है नाम में, अगर आपके जाति प्रमाण पत्र के नाम में भी मिस्टेक है
या आपके और किसी डॉक्यूमेंट्स में जैसे 10वीं की मार्कशीट में या 12वीं की मार्कशीट में आपके पिताजी के नाम में मिस्टेक है, तो इनमें आपको अलग अलग शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक ही शपथ पत्र बनवा लेना। ठीक है, एक ही शपथ पत्र, जो आपका 50 रुपए का शपथ पत्र आप स्टाम्प बनवाते हैं 50 रुपए का, इसी में आप, मैं उक्त घोषणा करता हूं, बाद में आप उसमें सारा फॉर्मेट है वो टाइपिस्ट के पास में पहले से पड़ा होता है। 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड में अगर आपके नाम में मिस्टेक है तो आप उसमें मेंशन कर देना कि मेरा और सभी डॉक्यूमेंट्स में ये नाम है और मेरे पिताजी का ये नाम है, लेकिन आधार कार्ड में मेरे पिताजी का नाम की स्पेलिंग में IC की जगह PM लिखा हुआ है, जो भी मतलब लिखा हुआ है आपके नाम में मिस्टेक है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। फिर वहाँ पर 2 नंबर लगा करके वहां पर फिर लिख देना, जैसे आपके जाति प्रमाण पत्र में मिस्टेक है तो जाति प्रमाण पत्र में क्या मिस्टेक है वो लाइन आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इस तरीके से 3, 4, 5 जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम में मिस्टेक है वो एक ही स्टाम्प 50 रुपए का एक ही स्टाम्प बनाकर उसमें आप मेंशन कर देना। हर एक गलती के लिए अलग अलग स्टाम्प बनवाने की आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि एक स्टाम्प बनवाते हैं 50 रुपए का तो 150 से लेकर 200 रुपए का खर्चा आता है ना। तो बेरोजगारी में अभ्यर्थी इतना रुपए कहाँ से लाएंगे? तो और ये बिल्कुल सही है, एक स्टाम्प पर ये बात है वो आराम से मान्य होती है, लेकिन ये ध्यान में रखना जो भी स्टाम्प बनवाओ उस पर आपको नोटरी करवानी जरूरी है। इन सभी स्टाम्प पेपर्स को कौन कौन से जो पहले आपने बनवाए हैं ना 5, ये भी और जो ये बना रहे हो गलती के लिए, गड़बड़ी के लिए, उसमें भी आपको कोर्ट में जाकर अधिकृत जो नोटरी पब्लिक है उससे आपको अटेस्टेड कराना अनिवार्य होता है। जब तक आपके स्टाम्प पर नोटरी की हुई नहीं होगी तब तक वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो नोटरी कराना जरूरी है आपको। और इसका फॉर्मेट आपको एक निश्चित फॉर्मेट है वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म में मिल जाएगा, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को समय रहते अपने नजदीकी ई-मित्र या कोर्ट में तैयार करवा सकते हैं। आप कुछ ई-मित्र वाले भी ऐसे हैं जिनको अगर आप ये बता देते हो, जैसे 5 साल लड़कों का एक साथ में आ जाता है, तो फिर वो खुद जाकर कोर्ट में आप बनवा कर लेकर आते हैं और दूसरे दिन आप उनसे ले सकते हो, वरना आप खुद भी कोर्ट में जाकर ये चीज़ है वो टाइपिस्ट से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। इसके अलावा कल वाली वीडियो पर काफ़ी स्टूडेंट के ये लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर एडमिशन स्लिप क्या होती है? हाँ भाई बताओ ये क्या होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट करना बहुत टेंशन हो रही है कि इस चक्कर में। तो एडमिशन स्लिप है वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय ले जानी होती है। ठीक है, तो ये एडमिशन स्लिप क्या होती है? तो सरल शब्दों में ये कहें तो आपकी एडमिशन स्लिप यानी कि प्रवेश तिथि, इसका प्रमाण पत्र, ये कोई अलग से आपको मिली हुई स्लिप नहीं होती है, बल्कि आपके द्वारा आपको जो कॉलेज का लेटर हेड होता है उसी के ऊपर लिखा हुआ एक सामान्य सर्टिफिकेट होता है जो आप एडमिशन लेते हैं, जहां से आपने BSTC की है या B.Ed किया है। तो उस समय जब आपने डॉक्यूमेंट्स पहली बार काउंसलिंग के समय जमा करवाए थे तो वहां पर आपको एडमिशन स्लिप दी गई थी, वो स्लिप आपको देनी होती है। जब आपने BSTC या B.Ed में एडमिशन लिया था उस समय जो आपको रसीद दी गई थी, फीस की रसीद दी गई थी या अलॉटमेंट लेटर दिया गया था, वही आपकी एडमिशन स्लिप है। उसमें क्या है कि वो तारीख लिखी हुई होती है, बस मेन जो खेल है ना वो इसी तारीख का है, उस पर तारीख लिखी हुई होती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय विभाग कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित जो दस्तावेज है वो चाहिए होता है। अब वो जो एडमिशन स्लिप होती है ना उसके ऊपर आपने जहां से B.Ed या BSTC किया है उस प्रिंसिपल के साइन और मोहर होनी जरूरी है, तभी वो मान्य होती है। आपको अपने कॉलेज में जहां से आपने BSTC या B.Ed किया है वहां पर आपको जाना है, वहां पर जो भी LDC जो भी बाबू बैठता है या जो प्रिंसिपल है उनको ये बोलना है कि आपको मुझे प्रवेश तिथि का जो प्रमाण पत्र है वो चाहिए। तो अपने कॉलेज के ऑफिशियल लेटर हेड पर कुछ इस तरीके से वो आपको टाइप करके देंगे। उसके पास में बाबू के पास में पहले से फॉर्मेट है वो बना हुआ रहता है, आपको उसका नाम और पिताजी का नाम है वो चेंज करना है, बाकी वो आराम से दे देगा। प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी इतना उसके पास में लिखा हुआ मिलेगा, फिर आपका नाम लिख देगा, फिर पुत्र लगाकर आपके पिताजी का नाम लिख देगा, और ने इस महाविद्यालय में B.Ed किया है तो B.Ed और BSTC किया है तो B.Ed। BSTC उदाहरण के तौर पर जैसे 2023 से 2025 के बीच में B.Ed किया है तो वो आ जाएगा, BSTC किया है तो वो 17 आ जाएगा। में दिनांक उसके बाद में वो आपकी जो एडमिशन डेट है वो आ जाएगी, और प्रवेश लिया वर्तमान में इसका जो कोर्स है वो पूर्ण हो चुका है। तो ये बस केवल 2 और 3 लाइन है, ये आपको इसमें लिखनी है। नीचे आपका प्रिंसिपल के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे और वहाँ पर आपकी ये स्टाम्प मोहर लगाकर दे देगा। और ये क्यों जरूरी है तो मैंने आपको बताया था, राजस्थान में शिक्षक भर्तियों में ये नियम है कि आपकी रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम आने या आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपके पास में आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज होने चाहिए या फिर उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने चाहिए। विभाग के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवेश तिथि मांगता है कि आपका जो एडमिशन सत्र नियमों के अनुसार सही समय पर हुआ है या नहीं। अगर आपके पास में अभी एडमिशन स्लिप नहीं है तो क्या करना है, आपको अपने कॉलेज से बनवा लेना है। अपने कॉलेज में जाएं, 5 मिनट लगेंगे, उसको मुश्किल से वो बनाकर आपको दे देगा, क्योंकि उसके पास में पहले से फॉर्मेट बना हुआ तैयार रहता है। आपका नाम डालना है, आपके पिताजी का नाम डालना है, कौन से सत्र में किया है, बस उसका प्रिंट निकाल कर आपको दे देंगे। प्रिंसिपल की मोहर लगवा लेना और वहां से उसके साइन करवा लेना, ये जरूरी है मेरे ख्याल से। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर पुरानी स्लिप आपके पास में पड़ी हुई है तो उसे ढूंढने की कोशिश करें, ये क्या पता कहीं पर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलेगी तो आप कॉलेज से वो नहीं बनवा सकते हैं। और बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको बनाकर दे देंगे। बाकी अगर और भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप पूछेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है। तो पूछें, बिल्कुल मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।